1958 की एक खामोश सुबह बेलग्रेड से चंद किलोमीटर दूर विंका के जंगलात के दरमियान कायम युगोस्लाविया के खुफिया न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में 6 नौजवान साइंसदान एक मामूल का तजुर्बा कर रहे थे। ये कोई जंगी रिएक्टर नहीं था, ना कोई बम बनाया जा रहा था, बस एटमी जर्रात के रवैये को जांचने की एक सादा सी कोशिश। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी चीज हुई जो किसी शेड्यूल में दर्ज नहीं थी। रिएक्टर के न्यूट्रॉन लेवल खतरनाक हद तक बढ़ने लगे। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई अलार्म फौरन नहीं बजा, बस एक अजीब सी खामोशी। और चंद लम्हों बाद मतली, कमजोरी और जिस्म में टूटता हुआ निजाम। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये 6 साइंसदान इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक ताबकारी हादसों में से एक का शिकार हो चुके हैं। एक ऐसा वाकया जिसने न सिर्फ एक जान ली, बल्कि मेडिकल साइंस और न्यूक्लियर सेफ्टी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये है विंका न्यूक्लियर इंसिडेंट 1958। आपके अपने चैनल वंडर्स नेवर सीन की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। यूरोप 1950 की दहाई में खौफ और मुकाबले का मैदान था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर उरूज पर थी। एटमी ताकत अब सिर्फ जंग का हथियार नहीं रही थी, बल्कि सियासी खुदमुख्तारी, साइंसी वकार और आलमी असर और रसूख की अलामत बन चुकी थी। इसी माहौल में युगोस्लाविया, जो ना मुकम्मल तौर पर सोवियत ब्लॉक का हिस्सा था और ना ही मगरबी इत्तेहाद का, अपने लिए एक आजाद न्यूक्लियर शनाख्त बनाना चाहता था। सदर जोसेफ ब्रोज टीटो का मकसद मुल्क को साइंसी तौर पर खुद कफील बनाना, न्यूक्लियर रिसर्च में पीछे न रहना और आलमी सतह पर युगोस्लाविया को एक संजीदा ताकत के तौर पर मनवाना था। इसी विजन के तहत 1948 में विंचा न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट कायम किया गया, जो बेलग्रेड से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जंगलात और पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था और जल्द ही युगोस्लाविया का सबसे अहम साइंसी मरकज बन गया। विंचा इंस्टीट्यूट महज एक लेबोरेटरी नहीं, बल्कि युगोस्लाविया के एटमी ख्वाब की बुनियाद था। यहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स, रिएक्टर डिजाइन, रेडिएशन बायोलॉजी, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन और एटमी ईंधन पर तजर्बात किए जाते थे। 1956 में इंस्टीट्यूट ने अपना पहला रिएक्टर आरबी रिएक्टर फाल किया, जो कुदरती यूरेनियम पर चलता था, हेवी वाटर बतौर मॉडरेटर इस्तेमाल करता था और बुनियादी तौर पर तहकीकी मकासद के लिए था, न कि बिजली पैदा करने के लिए। ये रिएक्टर हथियार बनाने के लिए नहीं था, लेकिन इससे हासिल होने वाला डेटा इंतहाई हसास और खतरनाक था। आज के मयार के मुताबिक देखा जाए तो आरबी रिएक्टर हिफाजती एतबार से इंतहाई कमजोर था। उसमें कोई खुदकार शटडाउन सिस्टम मौजूद नहीं था। न्यूट्रॉन फ्लो की पैमाइश दस्ती आलात से की जाती थी। कंट्रोल रॉड्स की हरकत मुकम्मल तौर पर इंसानी हाथों पर मुनहसर थी और रेडिएशन अलार्म्स जदीद मयार के मुताबिक नाकाफी थे। ये सब उस वक्त के साइंसी मयार के मुताबिक काबिल कबूल समझा जाता था, लेकिन हकीकत में ये एक हादसे को दावत देने के मुतरादिफ था। 15 अक्टूबर 1958 को 6 नौजवान साइंसदान एक क्रिटिकलिटी एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। ये फिजिक्स और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के माहिरीन थे। ज्यादातर की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान थी और सब अपने शोबे के बेहतरीन, बासलाहियत और पुरजोश मुहक्किकीन समझे जाते थे। तजुर्बा बज़ाहिर मामूली था, जिसमें रिएक्टर के न्यूट्रॉन लेवल की पैमाइश और क्रिटिकल मास के करीब रवैये का तज्जिया शामिल था। कोई बड़ा पावर ऑपरेशन नहीं हो रहा था, लेकिन न्यूक्लियर साइंस में एक छोटी सी गलती भी मोहलिक हो सकती है। तजुर्बे के दौरान कंट्रोल रॉड्स एक मखसूस तरतीब में निकाले गए। न्यूट्रॉन फ्लो अचानक गैर मामूली रफ्तार से बढ़ा और रिएक्टर चंद लम्हों के लिए सुपर क्रिटिकल हो गया। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, ना आग लगी और ना ही कोई अलार्म फौरी तौर पर बजा, मगर लेबोरेटरी में मौजूद साइंसदानों ने फौरन एक तेज अजीब सी बू, मतली, सर चकराना और जिस्म में शदीद कमजोरी महसूस की।
It's confusing. Should we check the ventilation? ये एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम की इब्तिदाई अलामात थीं, लेकिन उस लम्हे किसी को इसकी पूरी शिद्दत का अंदाजा नहीं था। रेडिएशन की सबसे खतरनाक बात यही होती है कि ये नजर नहीं आती और आवाज नहीं करती, मगर जिस्म के अंदर तबाही मचा देती है। चंद ही मिनटों में हर साइंसदान लीथल डोज से कई गुना ज्यादा तापकारी जज्ब कर चुका था। कुछ अंदाजों के मुताबिक 4 से 10 ग्रे तक, जो इंसानी बोन मैरो को तबाह करने, मुदाफियाती निजाम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने और चंद हफ्तों में मौत का सबब बनने के लिए काफी थी। आरबी रिएक्टर के गैर मुतवक्का क्रिटिकलिटी तक पहुंचने के फौरन बाद मामूली तजर्बा एक खतरनाक तापकारी हादसे में बदल गया। चंद मिनटों में रिएक्टर के करीब मौजूद अफराद को शदीद मिकदार में न्यूट्रॉन और गामा रेडिएशन जज्ब हो गई, जिसने जिस्म के अंदरूनी निजाम को तबाहकुन अंदाज में मुतासिर किया। तापकारी की ये मिकदार इतनी ज्यादा थी कि बोन मैरो, जो खून और मुदाफियाती निजाम के खुलियात पैदा करता है, शदीद नुकसान से दोचार हो गया। 1958 के विनका हादसे में 6 कम उम्र साइंसदान शामिल थे। रोसांदा डांगुबिच, तकनीकी मुआविन; द्राशको ग्रुइजिच, तकनीकी स्टाफ; जीवोराद बोगोयेविच, मुहक्किक; स्टिएपो हाइडुकोविच, तकनीकी मुआविन; जीवोता व्रानिच, फिजिक्स का तालिब इल्म; और रादोइको मार्क्सिच, फिजिक्स का तालिब इल्म और मुहक्किक। ये तमाम साइंसदान आमतौर पर 24 से 26 साल की उम्र के दरमियान थे और अपने करियर के आगाज ही में शदीद इंसानी और साइंसी चैलेंज का सामना कर रहे थे। इनमें से 5 अफराद ने शदीद तापकारी जज्ब की, जिससे अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के अलामात जाहिर हुईं। मतली, उल्टी, चक्कर आना, जिल्द और खून की खराबी और अंदरूनी खुलियात की तबाही। जीवोता व्रानिच का जिस्म तापकारी को बर्दाश्त न कर सका और वो इलाज से पहले ही इंतकाल कर गया। हादसे के फौरी बाद जख्मी साइंसदानों को बेलग्राड में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन रिवायती इलाज तापकारी के जख्मों और बोन मैरो की तबाही से निमटने में नाकाम रहा। नतीजतन उन्हें फ्रांस के क्यूरी इंस्टीट्यूट पेरिस मुंतकिल किया गया, जो उस वक्त दुनिया के मारूफ ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन इलाज के मराकज में से एक था। वहां डॉक्टर जॉर्जेस माथे की जेर निगरानी उनका इलाज किया गया। पेरिस में 5 शदीद मुतासरा साइंसदानों के लिए डॉक्टर माथे ने एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का तजर्बाती तरीका अपनाया, जिसमें अनरिलेटेड डोनर से बोन मैरो मुंतकिल किया गया। 4 फ्रांसीसी शहरी मार्सिल पैबियन, एल्बर्ट बायरन, रेमंड कैस्टानियर और ऑडेट ड्रागी ने अपना बोन मैरो अतिया किया। ये इंसान पर अनरिलेटेड डोनर से मुकम्मल बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पहला मौका था और इब्तदाई तौर पर जिंदगी बचाने में कामयाब रहा, अगरचे बाद में रिजेक्शन भी हुआ। जीवोता व्रानिच का इंतकाल हो गया, लेकिन बाकी 5 साइंसदानों ने जिंदगी वापस पाई और बाज ने वापस यूगोस्लाविया जाकर तहकीक और काम जारी रखा। अक्टूबर 1958 के आखिरी दिन 5 नौजवान साइंसदान बेलग्रेड से यूगोस्लाविया के फौजी तैयारे में पेरिस की तरफ जा रहे थे, जहां उनके जिस्मों में जारी तापकारी की जंग आंखों से नजर नहीं आती थी, लेकिन हर लम्हा मौत के करीब ले जा रही थी। तापकारी ने उनके बोन मैरो को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सफेद खून के खुलियात खत्म हो गए और इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत तकरीबन 0 थी। आम मेडिकल इलाज इस मरहले पर बेअसर हो चुका था। पेरिस के ऑपिताल क्यूरी में डॉक्टर जॉर्ज मैथे ने इलाज की जिम्मेदारी संभाली। वो ऑन्कोलॉजिस्ट थे और रेडिएशन के हयातियाती असरात और बोन मैरो के किरदार से अच्छी तरह वाकिफ थे। Here we see radiation's impact on bone marrow. It depletes stem cells, leading to this aplastic phase. मरीजों की रिपोर्ट्स चौंका देने वाली थीं। खून के खुलियात तकरीबन नापैद, बुखार मुसलसल, जिस्मानी दिफाई निजाम खत्म। डॉक्टर मैथे ने फौरी तौर पर पहचान लिया कि अगर बोन मैरो बहाल न किया जाए तो ये सब चंद दिन या हफ्तों में मर जाएंगे।
Without it, your body can't produce blood cells. 1958 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक नजरियाती तस्वुर था और अनरिलेटेड डोनर्स से ये अमल तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था क्योंकि इम्यून रिजेक्शन का शदीद खतरा था। लेकिन ताबकारी ने मरीजों के अपने इम्यून सिस्टम को तकरीबन खत्म कर दिया था, जो एक मौका बन गया। डॉक्टर मैथे ने फैसला किया कि अनरिलेटेड डोनर्स से बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन किया जाए, एक बेमिसाल और इखलाकी तौर पर हसास कदम। Forceps and suture kit are sterile and ready. And the device? फ्रांस में 5 सेहतमंद अफराद ने रजाकाराना तौर पर बोन मैरो अतिया किया। मार्सल पैबियन, एल्बर्ट बायरन, रेमंड कस्टानिया, ऑडेट ड्राघी और लियोन स्वाटसनबर्ग डॉक्टर मैथे की टीम के रुकन। Every sample brings us closer to new treatments. ये सब मरीजों के रिश्तेदार नहीं थे और कोई जिनियाती मुताबिकत नहीं थी, बल्कि इंसानियत के जज्बे पर तैयार हुए। बोन मैरो टूल्हे की हड्डी यानी इलियाक क्रेस्ट से निकाला गया और फौरन मरीजों में मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई दिनों में मरीजों की हालत बेहतर हुई, सफेद खून के खुलियात आर्जी तौर पर बढ़े और इन्फेक्शन पर काबू पाया जा सका। लेकिन चंद हफ्ते बाद ग्राफ्ट रिजेक्शन शुरू हो गई और डोनर मैरो मुस्तकिल तौर पर कायम न रह सका। ताहम मरीजों का अपना बोन मैरो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करने लगा और ट्रांसप्लांट ने उन्हें वो वक्त दिया जो जिंदगी के लिए जरूरी था। ये पहला मौका था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट ने रेडिएशन विक्टिम्स की जान बचाने में किरदार अदा किया और दुनिया को साबित किया कि ये मुमकिन है। A true milestone to the future. इन 5 में से एक ज़िवोता व्रानिच इतनी शदीद तापकारी ले चुका था कि उसका जिस्म इलाज बर्दाश्त न कर सका और पेरिस पहुंचने के बाद इंतकाल कर गया, जिसने हादसे की संगीनी और डॉक्टरों के फैसले की अहमियत को मजीद वाज़े किया। विनका इंसिडेंट के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर आलमी तहकीक शुरू हुई। HLA मैचिंग के उसूल सामने आए, रेडिएशन एक्सीडेंट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स बने और IAEA समेत दीगर इदारों ने रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड सख्त किए। ये सब 6 नौजवान साइंसदानों की कुर्बानी के बगैर मुमकिन ना होता। जब 5 नौजवान साइंसदान पेरिस में जिंदगी और मौत की कशमकश में थे, युगोस्लाविया में फैसला किया गया कि इस हादसे को अवामी बहस से दूर रखा जाए। वजूहात वाज़े थीं, सर्द जंग का दौर, न्यूक्लियर कमजोरी जाहिर होने का खौफ, आलमी सतह पर साख मुतासिर होने का खदशा और अंदरूनी सियासी दबाव। अखबारात में कोई तफसीली रिपोर्ट, अवामी इंक्वायरी या कौमी बहस नहीं हुई और विनका इंसिडेंट को सरकारी तौर पर एक तकनीकी हादसा कहकर बंद कर दिया गया। अगरचे अवाम को खामोश रखा गया, साइंसी और तिब्बी हलकों में ये वाकया गूंज रहा था। इस हादसे के बाद रेडिएशन मैनेजमेंट पर नई तहकीक शुरू हुई। बोन मैरो फेलियर को तापकारी के बुनियादी असर के तौर पर तस्लीम किया गया और न्यूक्लियर रिसर्च में ह्यूमन फैक्टर को मरकजी हैसियत दी गई। ये पहला मौका था जब दुनिया ने तस्लीम किया कि एटमी हादसा सिर्फ धमाका नहीं बल्कि खामोश तापकारी भी उतनी ही मुहलिक हो सकती है। विंका हादसा आलमी न्यूक्लियर सेफ्टी में कई तब्दीलियों का सबब बना। क्रिटिकलिटी एक्सपेरिमेंट्स के लिए सख्त प्रोटोकॉल, मैनुअल सिस्टम्स के बजाय ऑटोमेटिक शटडाउन मैकेनिज्म्स, रेडिएशन मॉनिटरिंग के जदीद आलात, प्रोटेक्टिव डिस्टेंस और शील्डिंग के उसूल, IAEA के सेफ्टी गाइडलाइंस में बेहतरी, रिसर्च रिएक्टर्स के लिए अलहदा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट्स को असर नौ तय करना। ये तमाम इकदामात पूरी इंसानियत के लिए थे, न कि किसी एक मुल्क के लिए। विंका इंसिडेंट ने मेडिकल साइंस में भी इनकलाब बर्पा किया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को हकीकी इलाज का दर्जा मिला, HLA मैचिंग और ग्राफ्ट रिजेक्शन की तहकीक को जन्म मिला और ऑन्कोलॉजी व हीमेटोलॉजी में नए दरवाजे खुले। Today, advanced labs continue this life-saving work. आज ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, एप्लास्टिक एनीमिया और रेडिएशन एक्सपोजर का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बगैर नामुमकिन तस्वुर किया जाता है। Damaged cells with healthy ones. 6 नौजवान साइंसदान ज़िवोता व्रानिच, राडोको मार्क्सिच, रासोंदा दांगुबिच, द्राशको ग्रुइच, ज़िवोराद बोगोएविच और स्टिएपो हाइडुकोविच तारीख के गुमनाम हीरो कहलाते हैं। ये फौजी या सियासतदान नहीं थे, बल्कि इल्म के मतलाशी नौजवान थे जो एक ऐसे खतरे का सामना कर गए जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। आज विंचा इंस्टीट्यूट मौजूद है,
हादसे पर डॉक्यूमेंट्रीज और तहकीकी मकाले लिखे जा चुके हैं, लेकिन आम आवाम में ये वाकया निस्बतन गैर मारूफ है। ये वाकया याद दिलाता है कि कुछ कुर्बानियां तारीख की किताबों में नहीं बल्कि साइंसी उसूलों में जिंदा रहती हैं। Linked to ancient rituals of human sacrifice.